बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनर्जेटिक्स। तो इसको एनर्जेटिक होकर पढ़ना है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। कहता है कि एनर्जी एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफन इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाई जाती है, लेकिन ये फॉर्म्स जो हैं अक्सर औकात क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको सिंपल सी डेली लाइफ की एग्जांपल दूं कि आप जो है ना एक बॉल ली आपने और उसको लेकर छत पे चले गए। अब जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपकी हाइट की वजह से जो है ना उसके अंदर एनर्जी जो है स्टोर हो रही है। अब जैसे ही आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो उसकी जो हाइट की वजह से जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी, उसका कुछ हिस्सा जो है ना उसकी मूवमेंट के अंदर, उसकी स्पीड के अंदर, यानी कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ हिस्सा जो है उसकी साउंड जो है ना, उसकी जो आवाज़ पैदा होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर फोर्स लगेगी ना, जब वो ज़मीन से टकराएगी उसके साथ लगने में वो कुछ एनर्जी उसकी रिलीज़ हो जाएगी। और कुछ जो है ना हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या कहने का मकसद क्या है कि जो हाइट की वजह से उसके अंदर एनर्जी थी वो क्या हो रही है, मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर हम ज़्यादातर जो है ना हमारा वास्ता केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी के साथ पड़ता है। अब देखते हैं केमिकल एनर्जी क्या है कि दिस इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ये उस फॉर्म में स्टोर होती है जब एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, जब एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब उनके दरमियान जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। और हीट एनर्जी कब स्टोर होती है या हीट एनर्जी कब पैदा होती है कि ये वो एनर्जी है जो बॉन्ड जब बनता है तब क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। एंड इज फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज ब्रोकन। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब ये क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ना याद करने के लिए स्टूडेंट्स को वो मुश्किल होती है, तो मैंने इसका थोड़ा सा एक डेली लाइफ के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश की है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अब जब भी तो एक फ्रेंडशिप जो होती है तब तक मजबूत रहती है। आप एक फ्रेंडशिप को जो है ना बॉन्डिंग के साथ रिलेट कर सकते हो। अब फ्रेंडशिप के अंदर क्या होता है, जो कंप्रोमाइज़ जो है ना एक बेहतरीन जो है ना सोल्यूशन होता है। अब आप हर बात पे जो है ना लड़ना झगड़ना शुरू हो जाओ कि आपने मुझे मैसेज नहीं किया, आपने मेरा हाल नहीं पूछा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। बॉन्डिंग का भी यही वो हाल है कि जब उनकी जो एनर्जी होती है, कंप्रोमाइज़ को आप एनर्जी से जो है ना कंपेयर कर सकते हो। अब जितना वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करेंगे, यानी कि अपनी एनर्जी को डाउन करेंगे, अपना जो गुस्सा है उसको कम करेंगे, तो जो है ना वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी। मतलब क्या हो गया कि जो जब एटम्स बॉन्डिंग के अंदर आते हैं तो उनको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी जो एनर्जी है उसको कम करना पड़ता है। तो एनर्जी कम करने के लिए एनर्जी को तो रिलीज़ करना पड़ेगा ना, एनर्जी खारिज करेंगे तो एनर्जी कम होगी ना। तो यही मसला होता है, यही इसका वो है कि क्या कहेंगे इसको, ये इसका आंसर है कि जब वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं तब वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और जब ये बॉन्डिंग टूटती है, मिसाल के तौर पर जब एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। उनकी जो एक एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उनको एनर्जी इतना देनी पड़ेगी कि वो जो है ना अपनी बॉन्डिंग जो है ना उसको तोड़ के वो क्या हो जाए, आज़ाद हो जाएं। और उस एनर्जी को जब अपनी एनर्जी को हाई करना होता है तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये था उसका एब्जॉर्प्शन और जो रिलीज़ होने का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इसका याद रखने का इसका तरीका है। नेक्स्ट है कि इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंजेस होती हैं उसको हम स्टडी करते हैं इस एनर्जेटिक्स के अंदर। These changes are caused by making and breaking of the bond during a reaction। अब ये तब्दीलियाँ जो है ना बॉन्ड्स बनने या फिर तोड़ने का जो अमल होता है उसकी वजह से होती हैं।
अब बॉन्ड बनता कब है? बॉन्ड बनता प्रोडक्ट्स के दरमियान है, और जो ब्रेक होता है वो रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होता है उनकी ब्रेकेज होती है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द वीक बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स ब्रेक। ज़्यादातर रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स के दरमियान वीक बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वाइल इन द प्रोडक्ट्स न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। सिंस द एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है। वाइल एनर्जी इज इन्वॉल्व व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और जब बॉन्ड बनता है तब एनर्जी क्या हो जाती है? इवॉल्व हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सच रिएक्शंस टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ये रिएक्शन वो जो है कह रहा है कि कब होते हैं? एवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ, यानी कि हीट रिलीज करने के साथ ये रिएक्शंस होते हैं। मतलब एनर्जी एवॉल्व करने का मतलब क्या है? हीट एवॉल्व करना है, हीट रिलीज करना है। इफ अ रिएक्शन इज अकम्पनाइड विद द एवोल्यूशन ऑफ द हीट। अब वो कह रहा है कि अगर रिएक्शन ऐसे हुआ है कि उसकी एनर्जी जो है, उसकी जो हीट है वो बाहर की तरफ खारिज हुई है, हीट एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है, तब उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना होता है, जिसको आम ज़बान में हम कहेंगे, तो उसको जब पानी के अंदर भिगो के रखा जाता है तो क्या होता है? उसकी एनर्जी जो है, उसकी हीट जो है ना इतनी ज़्यादा रिलीज़ होती है कि आप उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है बाहर का, सराउंडिंग का, यानी कि जो जिस बकेट वगैरह के अंदर रखा हुआ है अगर आप उसको हाथ लगाओ तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मतलब कि हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंड इफ द हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अगर आपको हीट देनी पड़ रही है किसी रिएक्शन को करवाने के लिए, यानी कि वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तब उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। In energetics, we not only encounter heat which comes out of the chemical reaction। हम ना सिर्फ उस हीट को स्टडी करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बाहर निकलती है, बट आल्सो अनदर क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। हम एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ते हैं। अब एंथैल्पी क्या है? अब उसकी डेफिनेशन आ रही है कि एंथैल्पी और हीट कंटेंट, ये उसका एंथैल्पी का दूसरा नाम आप कह सकते हो कि ये उसका दूसरा नाम है। is defined as the total amount of the thermal energy। अब ध्यान से सुनना कि वो टोटल अमाउंट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसको कहते हैं? हीट एनर्जी को। स्टोर्ड इन अ कंपाउंड, जो कि किसी कंपाउंड के अंदर क्या होती है? स्टोर होती है। हीट एनर्जी जो कि कंपाउंड के अंदर स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज किलो जॉल पर मोल। ये क्या है? उसका यूनिट है। किलो जॉल पर मोल जो है ये एंथैल्पी का यूनिट है। When the energy is absorbed during a reaction, जब किसी रिएक्शन के दौरान जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, the total enthalpy of the system increase। अब हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो उस सिस्टम जो है उसकी एनर्जी मतलब कि इंक्रीज होगी ना। मिसाल के तौर पर जब आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे होते हो तो एनर्जी क्या है? आप एनर्जी देते हो आग की सूरत में, आग जलाते हो नीचे की तरफ। होता क्या है? वो जो पानी मिसाल के तौर पर आपने चूल्हे पे चढ़ाया, अब अगर आप उसको देखो तो पानी पहले ठंडा था, उसकी एंथैल्पी मतलब कम थी। जैसे आपने हीट दी उसको, उसने हीट एब्जॉर्ब की, अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि उसकी एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। तो यही बात कर रहा है कि जब कोई किसी रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है तो सिस्टम की जो सारा सिस्टम है उसकी एनर्जी ओवरऑल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। When the energy is evolved during a reaction, जबकि कोई ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, खारिज हो रही है, रिलीज हो रही है। द टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। इस सूरत में क्या होगा? उस सिस्टम की जो टोटल एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। Chemical energetics is the part of broader field of the chemistry called thermodynamics। अब ये जो chemical energetics है वो कह रहे हैं ये thermodynamics का एक बहुत बड़ी जो एक फील्ड है थर्मोडाइनमिक, उसका थोड़ा सा हिस्सा है। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ द एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी का फ्लो होता है कि कहीं पे एब्जॉर्ब हो रही होती है, कहीं पे रिलीज हो रही होती है, तो ये जो फ्लो होता है एनर्जी का उसको हम एनर्जेटिक्स में स्टडी करते हैं।
थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और जो थर्मोडायनामिक्स है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस आते हैं उसको क्या करती है, डिस्कस करती है, एंड हाउ दीज चेंजेस इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल सिस्टम। और ये चेंजेस किस तरह से उस सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इफेक्ट कर रही है, ये सारा कुछ जो है ना थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट एक थोड़ा सा ये बॉक्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ द फिजिक्स इन 1802। 1802 के अंदर थॉमस यंग एक साइंसदान था, उसने क्या किया था, एनर्जी का जो वर्ड है पहली दफ़ा यूज़ किया था, किस फील्ड के अंदर, फिजिक्स के अंदर। अब आपके पास अगर कोई एमसीक्यू आ जाए कि थॉमस यंग ने जो है ना पहली मरतबा जो एनर्जी का वर्ड है किस फील्ड में यूज़ किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथमेटिक्स, इस तरह से आ जाए। अब आप सोचो कि पढ़ा तो केमिस्ट्री में था और केमिस्ट्री को लगा दो, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स की फील्ड के अंदर यूज़ किया गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जेटिक्स को देखा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।